प्रिय विद्यार्थियों, एमडी स्कूल राउत सर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आवर्तबीजी पादपों में जनन, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मेटिक प्लांट जो अपनी इकाई चल रही है, जिनके हमने 11 एपिसोड निकाल दिए हैं और लास्ट जो एपिसोड नंबर 11 था उसके अंदर हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण का परिवर्धन। वो किसके अंदर पढ़ा था? आवर्तबीजी पादपों के अंदर, खास तौर से क्रूसिफेरी कुल का प्लांट था, कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस। उसके अंदर पढ़ने के बाद में भ्रूण का परिवर्तन हो गया। तो अब अपना टॉपिक आता है नया, फॉर्मेशन ऑफ सीड, बीज का निर्माण। तो बीज का निर्माण किस भाग से होता है? ओव्यूल से या बीजांड से होता है। तो एक सामान्य बीजांड की स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उसमें जो भाग होंगे वो उनमें क्या क्या परिवर्तन हो जाएंगे। ये ऑर्थोट्रोपस टाइप का ओव्यूल हो गया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे हमने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा, सत्य निषेचन पढ़ लिया था, ट्रिपल फ्यूजन, त्रिशल्यन पढ़ लिया था, जिसके कारण मेल गैमीट और एग सेल से जो जाइगोट बना था उससे भ्रूण का परिवर्तन, और पोलर न्यूक्लियाई यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस में बदल गया। सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस मेल गैमीट, उनके द्वारा एंडोस्पर्म या भ्रूण पोष का परिवर्तन। तो द्विनिषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद में ओव्यूल या बीजांड के अंदर भ्रूण और भ्रूण पोष का परिवर्तन होता है। इनका परिवर्तन होने के साथ साथ बीजांड, संपूर्ण बीजांड में और बीजांड के बाहर की तरफ पाए जाने वाली ओवेरी वाल या अंडाशय भित्ति, इनके अंदर भी कुछ रासायनिक परिवर्तन होंगे, जिसके कारण बीज और फल का निर्माण होगा। और आवर्तबीजी पादपों के अंदर जैसे ही ओव्यूल जो है, बीजांड है, वो सीड या बीज में परिवर्तित होने के उपरांत बीज जो है वो लैंगिक जनन की अंतिम अवस्था कहलाती है। जैसे अंतिम, प्रथम, ये हमने सब पढ़ा। पहले बताया कि डेवलपमेंट ऑफ ए मेल गैमेटोफाइट, नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका को पोलन ग्रैंड बोला था। दूसरा, फिर फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर प्रथम कोशिका थी, हमारी सेल थी, उसको हमने मेगास्पोर या फंक्शनल मेगास्पोर बताया था। सक्रिय गुरु बीजाणु, वो प्रथम कोशिका थी मादा युग्मकोद्भिद की। और फिर फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट था, युग्मज, वो भ्रूण परिवर्धन की या भ्रूण की प्रथम कोशिका थी। इसी प्रकार जैसे ही द्विनिषेचन हो गया, भ्रूण का परिवर्तन हो गया, भ्रूण पोष बन गया, बीज बन जाएगा। तो बीज जो होता है वो लैंगिक जनन की कौन सी अवस्था कहलाती है? अंतिम अवस्था कहलाती है। तो बीजांड के एक एक करके भागों को नामांकन करते जाएंगे और बीजांड जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? सीड के अंदर। तो कौन कौन से बदलाव आएंगे वो देखते जाएंगे। ये ओव्यूल हो गया। तो नंबर 1, ओव्यूल के अंदर जो छिद्रनुमा संरचना थी, माइक्रोपाइल। बीजांड के अंदर जो माइक्रोपाइल पाया जाता है, वो जब बीज का निर्माण हो जाएगा तो माइक्रोपाइल किसके रूप में रह जाएगा? एक सूक्ष्म छिद्र के रूप में, सूक्ष्म छिद्र के रूप में। जब बीज पूरी तरह से बन जाएगा, बीजांड बीज में बदल जाएगा, तो माइक्रोपाइल वैसा का वैसा या छोटे सूक्ष्म छिद्र के रूप में पाया जाएगा। इसके बाद में बाहर से अंदर की तरफ क्रमबद्ध अध्ययन करते जाएंगे। जैसे हमारी आउटर इंटेग्यूमेंट कौन सी होगी? आउटर इंटेग्यूमेंट। बीजांड के अंदर जो बाह्य अध्यावरण है वो बीजांड में पाया जाता है, पर जैसे ही बीज का निर्माण होगा तो आउटर इंटेग्यूमेंट बाह्य बीज चोल का निर्माण कर लेगा। बाह्य बीज चोल को टेस्टा बोल देंगे। फिर बात आती है अपनी इनर इंटेग्यूमेंट की। इनर इंटेग्यूमेंट या अंत अध्यावरण है, बीजांड में पाया जाता है, पर जब बीज में परिवर्तित होगा तो इनर इंटेग्यूमेंट अंत बीज चोल का निर्माण कर देगा, जिसको बोल देंगे टैगमेन। तो बाह्य अध्यावरण आउटर इंटेग्यूमेंट को टेस्टा और इनर इंटेग्यूमेंट को हमने बोल दिया है टैगमेन। दोनों मिलके सीड कोट या बीज चोल का क्या कर लेंगे? निर्माण कर लेंगे, सीड कोट या बीज चोल। तो बीज का जो सबसे बाहरी आवरण होता है
वो किसके द्वारा बना होता है? आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट दोनों मिलके। आउटर इंटेगुमेंट रफ एंड टफ, कठोर, खुरदरा हो जाएगा, जो बीज को मजबूती प्रदान करेगा। जो आउटर इंटेगुमेंट किसमें? टेस्टा में, और इनर इंटेगुमेंट टैगमेन में बदल गया। दोनों मिलके किसका निर्माण कर लिया? सीड कोट का। इसके बाद में बात करते हैं, यहां पे होती है हमारी एग सेल। माइक्रोपाइलैंड की तरफ क्या थी? एग सेल। तो बीजांड में एग सेल पाई जाती है, और बीज में एग सेल क्या होगी कि ये मेल गैमीट के साथ फर्टिलाइज्ड होकर, निषेचित होकर नर युग्मक के साथ संलयन क्रिया करके द्विगुणित संरचना जाइगोट, और वो जाइगोट अंततः किस में परिवर्तित हो जाता है? एम्ब्रियो या भ्रूण में। एम्ब्रियो या भ्रूण में। तो कहेंगे कि बीजांड के अंदर एग सेल पाई जाती है, और जब बीज बन जाएगा तो वो एग सेल किस में परिवर्तित हो जाएगी? एम्ब्रियो या भ्रूण में। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? एग सेल प्लस मेल गैमीट, कौन सा? सत्य निषेचन क्रिया करके, और ये जाइगोट, और जाइगोट अंततः एम्ब्रियो में परिवर्तित हो जाएगा। एग सेल के पार्श्व में लेटरल साइड पे हेल्पिंग सेल पाई जाती है। क्या पाई जाएगी? हेल्पिंग सेल। ये जो हेल्पिंग सेल है, दोनों हेल्पिंग सेल बीजांड में पाई जाती है, पर जब बीज बनेगा तो बीज में हेल्पिंग सेल क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाती है। तो हेल्पिंग सेल नष्ट हो गई। फिर बात आती है सेंटर के अंदर, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश के केंद्रीय भाग में क्या पाई जाती है? पोलर न्यूक्लियाई। दोनों पोलर न्यूक्लियाई संलयन करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पोलर न्यूक्लियाई किस में बदल जाएंगे? सेकेंडरी न्यूक्लियस में। और सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होगा वो मेल गैमीट के साथ, किसके साथ? मेल गैमीट के साथ ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसंलयन क्रिया के द्वारा त्रिगुणित केंद्र का निर्माण करेगा, और उस त्रिगुणित केंद्र को कहेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो त्रिगुणित है। तो पोलर न्यूक्लियाई किस भाग में थी? एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश के केंद्रीय भाग में क्या थे? दो पोलर न्यूक्लियाई या ध्रुवीय केंद्र। दोनों ध्रुवीय केंद्र के आपस में संलयन करके और द्विगुणित केंद्र, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, द्वितीय केंद्र का निर्माण कर लिया। द्वितीय केंद्रक और मेल गैमीट फर्टिलाइज होके और त्रिगुणित केंद्र का निर्माण करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र। ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र आगे समसूत्री विभाजन करके परिवर्धन के आधार पे वो तीन प्रकार के क्या हो जाएंगे? भ्रूणपोष हो जाएंगे, जो पीछे एपिसोड में हमने पढ़ लिया है। एंडोस्पर्म क्या है, भ्रूणपोष क्या है, भ्रूणपोष के प्रकार। न्यूक्लियर टाइप का था, सेलुलर टाइप का था, हेलोबियल टाइप का। तीनों प्रकार के एंडोस्पर्म किससे बनेंगे? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो यहां कहेंगे पोलर न्यूक्लियाई पाई जाती है बीजांड में, और सीड के अंदर वो किस में रूपांतरित हो जाएगी? परिवर्तित है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसके बाद में बात आती है अपना न्यूसिलस या बीजांड का है, जो 2n है। ये न्यूसिलस भ्रूण परिवर्तन के दौरान नष्ट भी हो सकती है नष्ट हो जाती है, या फिर ये पेरिस्पर्म के रूप में पाई जाएगी, प्री भ्रूणपोष के रूप में। किसके रूप में? प्री भ्रूणपोष। बात करते हैं द्विगुणित उत्तक की, किसकी? बीजांड का या न्यूसिलस की। तो न्यूसिलस या जो बीजांड का है, भ्रूण परिवर्तन, जैसे ये एग सेल भ्रूण में परिवर्तित होगी, तो भ्रूण परिवर्तन के दौरान न्यूसिलस वृद्धि करते हुए या परिवर्तित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करती रहता है। न्यूसिलस बीजांड का है, और अंततः क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। पर कुछ पादपों के अंदर न्यूसिलस पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होता है और बीज के अंदर ही बना रहता है।
और वो एक इस एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ, भ्रूण कोश के चारों तरफ एक पतली कवरिंग या परत के रूप में पाया जाता है। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोल देंगे? प्री भ्रूणपोषी बीज। तो भ्रूणपोष के आधार पे हमने पीछे बीज पढ़े 3 प्रकार के बताए थे। एंडोस्पर्म के आधार पे, भ्रूणपोष के आधार पे, जिसमें भ्रूणपोष होता है वो एंडोस्पर्मिक सीड, नहीं होगा वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। और कुछ काली मिर्च हो गई, चुकंदर हो गई, उनके अंदर भ्रूणपोष के साथ साथ ये जो न्यूसिलस जो है बीजांडकाय, ये नष्ट नहीं होगी। बीजांडकाय नष्ट नहीं होगी, ये एक पतली कवरिंग परत के रूप में पाई जाती है। तो ऐसी सीड को कौन सी सीड बोलते हैं? पेरिस्पर्मिक सीड या प्री भ्रूणपोषी बीज। तो न्यूसिलस पाया भी जा सकता है और नहीं भी। नष्ट हो गया तो ठीक है, नष्ट नहीं हुआ तो इसको क्या बोल देंगे? पेरिस्पर्म बोल देंगे। तो यहां से माइक्रोपाइल हो गया, आउटर इनर इंटेगमेंट, एग सेल, हेल्पिंग सेल नष्ट, पोलर न्यूक्लियाई है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में। फिर बात आती है चालाजा एंड की तरफ, 3 कोशिकाएं पाई जाती है। इन कोशिकाओं को बोलते हैं हम एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल। तो एंटीपोडल सेल्स जो संख्या में 3 है, ये क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाती है। एंटीपोडल प्रतिमुखी कोशिकाएं जो चालाजा एंड की तरफ है वो क्या होगी? नष्ट हो गई। इसके बाद में बात करते हैं बीजांड वरंत। बीजांड वरंत, बीजांड के साथ जहां पे संलग्न रहता है उस संरचना को हमने हाइलम बोला था, इसको नाभिका। हाइलम या नाभिका। तो नाभिका या जो हाइलम है ये एक धब्बे के रूप में पाई जाती है। तो हाइलम किसके रूप में आ गया? नाभिका या धब्बे के रूप में। दूसरा जो एक लास्ट पार्ट रह गया अपना बीजांड वरंत, फ्यूनिकल। बीजांड वरंत जो होगा वो बीज वरंत में बदल जाएगा। बीज वरंत। तो ये इतने रासायनिक चेंजेस आएंगे किसमें? फॉर्मेशन ऑफ ए सीड। कि जैसे राजस्थान बोर्ड में छोटा सा क्वेश्चन आता है कि बीजांड से बीज का परिवर्तन कैसे होता है, स्पष्ट कीजिए। तो उसको हम थ्योरेटिकल भी लिख सकते हैं और डिफरेंस भी कर सकते हैं, अंतर भी कर सकते हैं। यहां हमने ओव्यूल लिखे और बीच में हाशिया डाल के सामने सीड लिख लें कि ओव्यूल में तो ये स्ट्रक्चर है और सीड में ये संरचनाएं बन गई। हाँ, थोड़ा सा पहले वो हो जाएगा कि द्विनिषेचन की क्रिया संपन्न होती है, जिससे भ्रूण और भ्रूणपोष का परिवर्तन होता है। उसके साथ साथ इस बीजांड और अंडाशय भित्ति इसके बाहर की तरफ होगी, उसमें कुछ विशिष्ट प्रकार के परिवर्तन होते हैं। बीज का निर्माण हो गया, फल का निर्माण हो गया। बीज जो होगा वो लैंगिक जनन की कौन सी अवस्था हो जाएगी? अंतिम अवस्था हो जाएगी, लास्ट स्टेज आ जाएगी, अंतिम अवस्था। फिर इस बीजांड में जो विभिन्न भाग हैं वो किसमें? बीज के अंदर किन किन भागों में बदल जाएंगे? दोबारा एक बार सिंपली रिपीट। माइक्रोपाइल सूक्ष्म छिद्र के रूप में, आउटर इंटेगुमेंट टेस्टा, इनर इंटेगुमेंट टेगमेन, दोनों मिलकर सीड कोट। एग सेल है वो एम्ब्रियो में, हेल्पिंग सेल नष्ट, पोलर न्यूक्लियाई ट्रिपल फ्यूजन करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एंटीपोडल सेल्स आ जाएगी, नष्ट हो जाती है। न्यूसिलस बीजांड का नष्ट हो जाता है या पाया जाएगा, जैसे चुकंदर और काली मिर्च के अंदर एक पतली कवरिंग या परत के रूप में पाया जाएगा, जिसको हम क्या बोल देंगे? पेरिस्पर्म बोल देंगे। और हाइलम है वो धब्बे के रूप में, और फ्यूनिकल किसके रूप में आ जाएगा? बीज वरंत के रूप में। तो बीजांड से बीज का परिवर्तन हो गया। अब हमें जो टॉपिक होगा वो आएगा जैसे फॉर्मेशन ऑफ ए फ्रूट, फल का निर्माण या फल का परिवर्तन। तो फल का निर्माण है जैसे ये आवृतबीजी पादपों के अंदर ये बीजांड हो गया, बीजांड तो बीज में बदल गया। बीजांड के बाहर की तरफ पाई जाने वाली वाल कौन सी कहलाती है? ओवेरी वाल, अंडाशयी भित्ति। अंडाशयी भित्ति। अब हम कहते हैं कि जैसे ही निषेचन क्रिया होगी,
निषेचन क्रिया होते ही भ्रूण का परिवर्धन शुरू हो गया, एंडोस्पर्म भ्रूणपोष का परिवर्धन हो गया। तो भ्रूण और भ्रूणपोष के परिवर्धन के साथ साथ ही कुछ समय के बाद अंडाशय के अंदर जो ओवरी वाल है, अंडाशय भित्ति है, उसके अंदर कुछ विशिष्ट प्रकार के रासायनिक चेंजेस या परिवर्तन आते हैं। परिवर्तन आने के कारण अंडाशय की जो भित्ति है, अंडाशय भित्ति, वो मोटी, मांसल, फ्लैसी, गुद्देदार, पेरिकार्प या फल भित्ति में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाएगी। इसमें फल भित्ति या पेरिकार्प या फल भित्ति कह देते हैं। तो निषेचन के उपरांत और भ्रूण परिवर्धन के उपरांत अंडाशय की भित्ति में कुछ विशिष्ट प्रकार के रासायनिक परिवर्तन होंगे। रासायनिक परिवर्तन होने से ही अंडाशय की भित्ति है वो मोटी, मांसल, गुद्देदार और रसीली, जूसी प्रवृत्ति की पेरिकार्प या फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है। अब फल भित्ति के निर्माण के आधार पे ही हम फलों को कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में, जैसे सत्य फल और असत्य, यानी ट्रू फ्रूट और स्यूडो फ्रूट। सत्य फल या ट्रू फ्रूट वो होंगे जिसके अंदर फल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा हो? अंडाशय भित्ति के द्वारा। फल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा? अंडाशय भित्ति के द्वारा जब पेरिकार्प का निर्माण होता है तो ऐसे फल क्या कहलाते हैं? सत्य फल कहलाते हैं। इसके बाद में आभासी या असत्य फल। कुछ पादपों के अंदर, जैसे ये पुष्पासन हो गया, थैलामस हो गया, फिर यहां पे बाह्य दल बना देते हैं, अपने दल बना देते हैं। कुछ पादपों के अंदर पुष्पासन, थैलामस, बाह्य दल और दल, ये भी कभी कभार फल भित्ति का क्या कर देते हैं? निर्माण कर देते हैं। तो ऐसे फलों को असत्य फल कहते हैं। जैसे सेव हो गया, अखरोट हो गई, रसबरी होगी। तो सेव के अंदर जो, एप्पल के अंदर जो मेरे खाने योग्य जो भाग होता है, जिसको हम फल भित्ति बोलते हैं, वो किसके द्वारा बना होता है? पुष्पासन या थैलामस। तो सेव के अंदर खाने योग्य भाग क्या होता है? पुष्पासन या थैलामस से। तो अंडाशय भित्ति के द्वारा फल का निर्माण नहीं हुआ, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? असत्य फल कहलाते हैं। जैसे अखरोट होते हैं, उनके अंदर दलपुंज आ गया, रसबरी है उसमें बाह्य दलपुंज आ जाएंगे, सेव के अंदर पुष्पासन खाने योग्य भाग हो गया। तो अंडाशय की भित्ति के द्वारा बनने वाले फल सत्य फल, और अंडाशय की भित्ति के अलावा पुष्प का कोई भी पार्ट, भाग अगर फल के परिवर्धन में भाग लेता है, कोई अन्य पार्ट, जैसे पुष्पासन भाग ले लिया, बाह्य दल भाग ले लिया, दल भाग ले लेते हैं, अगर इनके द्वारा फल भित्ति या फल का निर्माण होता है तो ऐसे फल असत्य फल कहलाते हैं। सेव हो गया, अखरोट हो गया, रसबरी। इनके बाद में एक नया टॉपिक जो आता है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी, अनिषेक फलन। पार्थेनोकार्पी या अनिषेक फलन। पार्थेनोकार्पी या अनिषेक फलन। तो अनिषेक फलन किसे कहते हैं? कि ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर बिना निषेचन के ही अंडाशय जो है, ओवेरी है, ये किस में परिवर्तित हो जाती है? फल में परिवर्तित हो जाती है। ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अनिषेक फलन। और ऐसे फल क्या कहलाते हैं? अनिषेक फल। जैसे नेचुरली या प्राकृतिक रूप से अनिषेक फलन जो है, पार्थेनोकार्पी है, ये पपीता है, केला है, अंगूर है, इनके अंदर पाया जाता है। तो इनके अंदर क्या नहीं बनेंगे? बीजों का निर्माण नहीं होगा। बीजों का निर्माण नहीं हुआ तो इसका अर्थ है कि इसमें फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, और बिना निषेचन के सीधा ही कुछ रासायनिक चेंजेस या परिवर्तन आते हैं, जिससे पूरा का पूरा अंडाशय किसमें बदल जाता है? फल में बदल जाता है। वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? पार्थेनोकार्पी या अनिषेक फलन कहलाता है। तो पपीता है, अंगूर, उनमें हो गया। अब बात आती है कि आर्टिफिशियल, कृत्रिम अनिषेक फलन किसे कहते हैं? या फिर उसको कहते हैं प्रेरित अनिषेक फलन, इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। तो प्रेरित की बात आती है कि कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ आते हैं, उनका अगर हम पुष्प के ऊपर छिड़काव कर दें तो उसके अंदर फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया नहीं होगी, और अंडाशय सीधा का सीधा किसमें परिवर्तित हो जाता है? फ्रूट में परिवर्तित या फल में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसी
प्रक्रिया कौन सी कहलाती है? कृत्रिम अनिषेक फलन। तो कृत्रिम अनिषेक फलन में हम काम में लेते हैं जैसे ऑक्सीन हार्मोन जो हो गया, ऑक्सीन या ऑक्सीन जो एक वर्दी प्रवर्धक हार्मोन है, ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन है। इसका जो नेचुरली जो फॉर्मूला होता है वो IAA हो गया, IAA इंडोल एसिटिक एसिड। इसके अलावा ऑक्सीन के बहुत सारे प्रकार है, नेप्थलीन एसिटिक एसिड हो गया NAA, नेप्थलीन एसिटिक एसिड और इंडोल एसिटिक एसिड, ये दोनों ही किसके रूप हैं? ऑक्सीन के। और ऑक्सीन क्या है? ग्रोथ प्रोमोटर या वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है। अगर हम कुछ पादपों के ऊपर ऑक्सीन के विशेष रूप से IAA और NAA का छिड़काव कर दें तो उनके अंदर पार्थेनोकार्पी या अनिषेक फलन प्रक्रिया क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। यानी उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और अंडा से सीधा ही किस में बदल जाता है? फल में परिवर्तित हो जाता है। तो विशिष्ट प्रकार के रासायनिक पदार्थों के द्वारा अनिषेक फलन की प्रक्रिया को संपन्न करवाना या अंडाशय को फल में परिवर्तित करवाना क्या कहलाता है? प्रेरित अनिषेक फलन या कृत्रिम अनिषेक फलन, जिनमें किस हार्मोन को काम में लेते हैं? ऑक्सीन, जो रूट और शूट जो होते हैं पर्णतंत्र और जड़ तंत्र के एपिकल पार्ट्स या शीर्ष भाग पे बनते हैं ऑक्सीन। और इसका जो प्राकृतिक रूप से ऑक्सीन पाया जाता है पादपों में वो कौन सा हो गया? IAA इंडोल एसिटिक एसिड, और नेप्थलीन है ये या 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये सब क्या है? ऑक्सीन के ही प्रारूप हैं, उसके ही रूपांतरित भाग हैं, जिनको लैब के अंदर क्या किए गए हैं? सिंथेटिक या संश्लेषित किए गए हैं। तो इनका छिड़काव करें। इनके अलावा एक हार्मोन और आता है जिसको जिब्रेलिन हार्मोन कह देते हैं, जो जिब्रेला फ्यूजिकुराई नामक कवक से निकाला गया था धान की फसल के अंदर। तो जिब्रेलिन भी जो है जिब्रेलिक एसिड होता है, वो भी एक ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन है। अगर हम ऑक्सीन की अपेक्षा IAA और NA की तुलना में अगर जिब्रेलिन हार्मोन का छिड़काव करें पादपों के पुष्पीय भागों पे, पुष्प पे, तो अंडाशय क्या होगा? फल में परिवर्तित हो जाएगा और ऑक्सीन की तुलना में 500 गुना अधिक पार्थेनोकार्पिक प्रक्रिया को क्या करवाता है? ये संपन्न करवाता है। तो आज का अपना टॉपिक ये हो गया पार्थेनोकार्पी। और जो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा अपना एपिसोड नंबर 13 आएगा, ये 12 नंबर एपिसोड था, उसमें हम पढ़ेंगे पॉली एम्ब्रियोनी, बहुभ्रूणता। थैंक यू।